हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रदेश। आज हम सीटा टू 8 के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको आखिर में मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों की भी मदद करिए। थैंक यू सो मच। जैसे कि इससे पहले हमने 2018 का पेपर सॉल्व किया था, तो आज हम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल इसका ये आता है कि ब्लॉक माउंटेन्स कौन सी है। उस टाइम पे ऑप्शंस में कुछ माउंटेन्स के नाम दिए हुए थे, जिसमें ब्लॉक माउंटेन्स का एक एग्जांपल होता है वॉशजन्स माउंटेन। अगर हम टाइप ऑफ माउंटेन्स की बात करें तो इसमें हमारी 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स आते हैं। पहला आता है आपका फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स एंड तीसरा है आपका वॉल्केनिक माउंटेन्स। अगर हम फ्लोर्ड माउंटेन्स की बात करें तो इसमें क्या होता है ना, देखिए जैसे इस छोटी सी ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि जो ये आपका पहला वाला जो माउंटेन है ना, जब दो माउंटेन्स आपस में टकराते हैं और जो बीच का जो हिस्सा होता है उनके बीच का जहाँ टकराव हो रहा है, जब वो ऊपर की ओर उभर के आता है तो उसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब वो टकराव जो सर्कल वाला राउंड है, तो उसके टकराने से क्या होता है कि आपकी ये जो ग्रीन कलर का मार्क है, ये देखिए यहाँ पे, कि फिर ये क्या होता है, ये उभार निकल के आता है, तो इसी को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि फोल्ड माउंटेन्स कौन कौन से हैं, तो आपका एक आएगा हिमालय पर्वत, द अल्फाज अरावली पर्वत भी इसी का एक एग्जाम्पल है। और बाकी ये जो ओरल माउंटेन्स, ये सब के सब फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे आ जाता है कि आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि इनमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, कौन सा वॉल्केनिक माउंटेन है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके एग्जाम्पल्स को याद रखें ताकि आपको गलत आंसर टिक ना कर सके। अगर हम ब्लॉक माउंटेन्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ये देख रहे हो कि इसमें जो माउंटेन्स होती है उसकी जो ऊपर की सतह होती है वो ऊपर नीचे की साइड होती है। एक सतह ऊपर होती है, एक सतह नीचे होती है। जो सतह नीचे हो जाती है उसे हम हैंगिंग कहते हैं, उसे हम हैंगिंग वॉल कहते हैं। और नीचे आपका ये होता है बेस वॉल, इसे कहते हैं रिफ्ट वैली। इसमें क्या होता है कि जो आपके माउंटेन्स की जो सतह होती है ना, वो लेफ़्ट और राइट मूव करती है, और प्रेशर की वजह से बीच में एक ढलान सा या फिर एक दबाव सा उत्पन्न होता है, जिसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। इसका जो एग्जांपल की बात करें तो इसके दो एग्जांपल्स, एक होता है रीन वैली और दूसरा आता है वॉशजन्स माउंटेन। अगर रीन वैली की बात करें तो ये आपका जर्मनी में है और वॉशजन्स माउंटेन्स आपके हैं फ्रांस में। उसके बाद आता है वॉल्केनिक माउंटेन। अगर हम वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा यह पर्वत बनते हैं। मतलब कि जब हमारा वॉल्केन, आपको पता ही है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या होता है, उससे जो लावा निकलता है, जब उसका फैलाव होता है तो जो आसपास का सरफेस एरिया जो उसका होता है वो बढ़ जाता है और एक तरीके से वो माउंटेन का रूप ले लेता है। इसी को हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो ये है माउंटेन्स ऑफ किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, और एक है माउंट फूजियान जो आपका जापान में है। मोस्टली आपने यही सुना होगा, माउंट फूजियाना। देखिए, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इनमें से एक भी आपने मिस आउट किया, आपने जगह का नाम भी नहीं याद किया, तो आपका 1 नंबर आप खो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मून और अर्थ जो होता है उसमें, जो मून होता है वो अपना एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और उसे कितना वक्त लगता है, ये सब आपको याद होना चाहिए कि पूर्णिमा कब होती है, अमावस्या कितने दिनों के बाद होती है। क्योंकि ना मोस्टली कुछ क्वेश्चंस ना 2-4 क्वेश्चंस इसलिए पूछ लेता है मून पे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये सब चीज़ें आपको ग्रहों का भी थोड़ा पता होना चाहिए, कि कभी कभी ना ग्रह वाले पे ना थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं 1-2 नंबर के। और इसमें एसएसटी में तो आपका 1-2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नहीं ही खो सकते। तो जितना ज़्यादा हो सके इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज़ करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके बाद आपका ये भी एक क्वेश्चन आता है कि शैलो के बारे में, हम रॉक्स देखेंगे कि रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स के किन टाइप्स होते हैं, तो सर्कल क्या होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा सीन है। देखिए, जब ना वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, जो ज्वालामुखी फटता है, तो फिर क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से बहुत सारी वो निकलते हैं, लाइक जैसे धातु या फिर वो शेल्स निकलती हैं, रॉक्स निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडिजीनियस। वैसे तो होता है ये इंजीनियस है, इंडिजीनियस भी आप कह सकते हैं इसको।
उसके बाद जो उसका फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, जब ये टूट जाते हैं तो वो एक तरीके से वो हो जाते हैं आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, वो आपके जो छोटे पार्टिकल्स में हो जाते हैं। उसके बाद जब वो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं, जब वो अर्थ के सरफेस के अंदर दब जाते हैं तो वो आपके हो जाते हैं एक तरीके से, फिर वो आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं, फिर वो वापस से मैग्मा में, मतलब ये एकदम पूरा सर्कल होता है। जो ज्वालामुखी से जो लावा आपका निकलता है वो धीरे धीरे रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है, फिर रॉक से फिर वो सेडिमेट्रिक रॉक्स में बदलता है, फिर वो ज़मीन में धस जाता है, फिर ज़मीन की जो टेम्परेचर होता है उसको लेकर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, फिर वापस से एक और प्रोसेस लगता है, फिर वो मैग्मा बन जाता है, फिर वापस से मतलब वो वापस से वॉल्केनिक इरप्शन के प्रोसेस में आ जाता है। तो ये पूरा ना मतलब कि ये पूरा एक सर्कल है जो 1 0 से स्टार्ट होकर वापस से 0 पे आ जाता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं तो कैसे बनते हैं, टेम्परेचर कितना होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसका 4th क्वेश्चन आपका आता है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आकर जल जाते हैं, मतलब कि जो अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं वो कौन से वायुमंडल की किस परत में जम जाते हैं, तो वो आपका आता है मध्य मंडल। फिर ये दूसरा क्वेश्चन और हैं। इसके बाद आपका आता है स्थायी पर्वतों के बारे में। अगर हम परमानेंट विंड्स की बात करें तो कितने टाइप की विंड्स होती हैं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि विंड कितने टाइप्स की होती है। तो एक होती है आपकी परमानेंट विंड्स होती हैं, एक होती है सीजनल विंड होती है, एक होती है लोकल एंड टेम्परेरी विंड। इन सब का अपना अपना वो होता है कि परमानेंट विंड्स हम किसे कहते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सीजनल विंड क्या होती है, लोकल विंड क्या होती है, टेम्परेरी। अगर हम लोकल विंड्स की बात करें तो वो कहते हैं कुछ कुछ समय पर होती हैं और कभी कभार ही चलती हैं, जैसे कि लू हो गया सही एग्जांपल। सीजनल विंड की बात करें तो मानसून की बात कर सकते हैं कि मतलब इसका पूरा एक प्रॉपर सीज़न होता है। और अगर परमानेंट विंड्स की बात करें तो ये एक तरीके से ट्रेंड विंड्स हो सकती हैं, वेस्ट्राइल ईस्ट्राइल विंड्स हो सकती हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है वर्क ऑफ विंड की, फिर जो हवाएं होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए कि ये सब ना मैंने सॉल्व कर रखा है कि भाई आपसे रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली कि ये लैंड ब्रिज क्या होती है, सी ब्रिज क्या होती है, कैसे रात के टाइम में पानी ठंडा कैसे हो जाता है और दिन के टाइम पे गर्म कैसे होता है। हवाएं जो होती हैं, जब सी एरिया में हवाएं चलती हैं तो वो जो सुबह के टाइम पे ठंडी क्यों चलती हैं और रात के टाइम पे गर्म क्यों लगती हैं, ये चीज़ भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर ही रखा है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दो क्वेश्चन तो इस पर आते ही हैं कि टेम्परेचर पे, कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटीट्यूड क्या होता है, आपका वक्र कर्क रेखा क्या होती है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है कि आपका फॉरेस्ट एरिया कौन सा होता है, फिर ग्रासलैंड क्या होती है आपकी, ग्रासलैंड कौन से उसमें होती है, टेम्परेट होता है, फिर टेट्रोपोल होता है, फिर बी वॉल होती है, ये सबको देखने पड़ेंगे। उसके बाद कि हाँ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होती हैं, इसका एग्जांपल भी आपको याद करना पड़ेगा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन सी कंट्री आती है और कौन से यहाँ पे घास के मैदान या फिर जो भी क्या है वो क्या क्या आता है। फिर टेम्परेचर ग्रासलैंड क्या होती है, दोनों के एग्जांपल में यहाँ पे लिखे रखे हैं, देख सकते हो, डिफरेंट नेम्स विद डिफरेंट रीजन्स। कि अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो आप ईस्ट अफ्रीका में देख सकते हो सवाना, ब्राज़ील में कैंपॉज, वेनेजुला में, ये वेनेजुला में क्या है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, यहाँ पे एक बार सर्च कर लेना इसका। और बाकी आप देख सकते हो अर्जेंटीना में आपका पैम्पस हो गया, नॉर्थ अफ्रीका में आपका पेरियाक हो गया, साउथ अफ्रीका वेल्ड, एशिया में आपका होगा स्टेपा, ऑस्ट्रेलिया में होगा डाउन। ये सब है आपके टेम्परेचर ग्रासलैंड के अंदर। फिर क्लाइमेट्स का भी आप देखोगे कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2020 के पेपर में भी ये पूछा गया था कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, मतलब एक तरीके से अगर ये सब आप एक बार रीड भी कर लोगे ना तो कम से कम आपके 30 से ज़्यादा मार्क्स आ ही जाएंगे, क्योंकि बाकी तो आपके टीचर एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 15 क्वेश्चन तो आई थिंक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आएंगे। तो 30 यहाँ से आप ले लोगे, 15 वहाँ से ले लोगे, 45 तो आप कैसे आ जाने हैं। फिर आपको ये मैचिंग याद करनी पड़ेगी, मैचिंग भी देख लेना एक बार। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं।
फिर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे कि जैसे महायान की क्या क्या अपनी स्पेशलिटीज़ थी, हीनयान की क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी। फिर जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये भी आप देख सकते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है डेमोक्रेसी के ऊपर, सिविक्स में देखा जाए तो, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होती है। और एक ये क्वेश्चन है कि भारतीय किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है, तो इसका आंसर होगा लद्दाख। तो ऐसा क्यों इसमें लिख रखा है कि क्या है कि लद्दाख में जो तिब्बती संस्कृति है वो बहुत प्रमुख है, वहाँ पे लोग, वहाँ की संस्कृति जो है वो तिब्बत की ली हुई है, इसलिए यहाँ छोटा तिब्बत कहलाता है। एक प्राचीन बौद्ध जिला है ये, एक तरीके से एक प्राचीन बौद्ध जिला भी इसे मानते हैं, क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध मठ हैं, इस वजह से भी लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। फिर आप कहते हैं भारत में अपील प्रणाली या मौलिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो ये है इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट ऑफ इंडिया। कि पहले आपका क्या आता है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर लोअर कोर्ट आता है, उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कि अगर 1862 में देखा जाए तो वहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी थी, सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, यहाँ पे पहली बार मतलब आपकी प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी। 1966 में दिल्ली में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, और अभी 25 हाई कोर्ट हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो छोटी 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 जो जानकारी होती है ना, यही आपको एक एक दो दो नंबर दिलवा सकती है, और इसको अगर इसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो फिर तो पेपर जो आप यहाँ पर आप क्लियर करने से 5-6 नंबर से फिर रह जाओगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो छोटी 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 जानकारी है इसको आप ध्यान रखो। मैंने यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन के साथ ना ड्रॉ भी बना के दिखाया, ताकि ना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बहुत ईजिली चीज़ों को समझ जाओ। यहाँ पे ना एक ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो ये नई सी बात है कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ना एक आपका एक वो पड़ता है, एक कंट्री पड़ती है आपकी, जो कि क्या कहते हैं, वो ना हेल्थीएस्ट कंट्री से माना जाता है। इसका रीज़न क्या है कि इन्होंने अपनी आर्मी को ना रिमूव कर दिया, मतलब कि इन्होंने कह दिया कि हम आर्मी में पैसा ही नहीं लगाएंगे, और जो हमारा जो आर्मी के साइड का जो पैसा होगा हम उसको हेल्थ पे लगाएंगे। तो इसलिए ना पता है, ये बहुत अच्छी कंट्री है, मतलब कि, और यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी है, मतलब हेल्थ भी देखिए तो अच्छी है, एजुकेशन यहाँ का बहुत अच्छा है, और उसका मेन रीज़न यही है कि इन्होंने आर्मी को वहाँ पे रिमूव कर दिया, और जो आर्मी के हिस्से के पैसे हैं ये वहाँ पे हेल्थ पर और एजुकेशन पे लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ की अगर यहाँ की जो इकॉनमी देखी जाए बहुत अच्छी है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसका नाम है क्वेश्चन रिकन। बाकी वुमेन एम्पावरमेंट तो आपका एक क्वेश्चन आता ही है कि आपको पता ही होना चाहिए, महिलाओं पे एक सवाल तो पक्का ही पक्का आएगा। हाँ, बाकी आपको ये भी देखना होगा कि पटवारी क्या काम करता है, लेखपाल क्या होता है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी क्या काम करता है, तहसीलदार तालुकदार क्या काम करता है, और ये लास्ट में आपका जिला कलेक्टर है, उसके क्या काम होते हैं। मैंने यहाँ पे सारा लाइन से लिख रखा है कि पहले कौन होता है, फिर उसके बाद कौन आता है। तो ये आप देख सकते हो कि पटवारी क्या होता है, वो लैंड को मापता है, उसके रिकॉर्ड्स रखता है, क्या क्या कार्य करता है। जो लेखपाल होता है वो मैप्स देखता है, लोकेशन चेन यूज़ करता है मेजरमेंट के लिए। और भूमि रिकॉर्ड अधिकारी क्या होता है, वो ऑफिसर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे। तहसीलदार का क्या काम है, ये सब मैंने लिख रखा है काउंटिंग में, आप इसे रीड करोगे ना वो समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और क्रिस्प उसमें मैंने लिख रखा है, ताकि आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ में आ जाए, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो।
बस एक अगर आप हल्का सा अपना एफर्ट लगाओगे तो आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। और देखो बहुत कम टाइम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ वहाँ भटको। इससे बढ़िया है कि जो चीज़ आपके पास है आप उसको आराम से समझो, उस पर थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ और चीज़ों को समझ लोगे तो आपको नंबर 30+ मार्क्स आपके बहुत ईजीली आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये भी आता है कि डी के बासु गाइडलाइंस क्या थी, ये आप पढ़ सकते हो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि डी के बासु गाइडलाइंस क्या थी, कि उसमें कि जो पुलिस अगर कोई पुलिस आती है तो उस पर हमें क्या देखना होता है कि पुलिस ऑफिसर्स की प्रॉपर वर्दी हो, उसका नेम प्लेट हो, उसके उस पर उसके स्टार्स कितने हो रखे ये हो, और आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं कि अगर सडनली आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपको पता भी नहीं है, पुलिस वाले अचानक से आ गए और आपको उठा के लेके जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपके क्या क्या कर सकते हो। ये भी है थोड़ा ध्यान रखने योग्य चीज़ें। हाँ, मैप्स भी कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आता है कि मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से मैप का कहाँ यूज़ होता है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आपको। और एक और चीज़ की जेनेलॉजी चार्ट्स क्या होते हैं कि वंशावली चार्ट आपको पता ही है, जिसमें माता पिता का ये है, पिता के इतने भाई थे, उसके इतने फादर थे, इतना ये था। तो एक तरीके से ये चार्ट भी क्या होता है, उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देन बस इतने ही है। देखिए बाकी क्वेश्चन जो थे ना वो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन थे और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। पर ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं 37 क्वेश्चंस, ये 2019 के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मतलब पता ही होने चाहिए, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन तो हर साल चेंज होके ही आते हैं और वो तो आपको अपनी समझ के अनुसार ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे। तो वो चीज़ है। होपफुली कि मेरी यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आ गई हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम का चैनल इस पे डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर रखा है। वहाँ भी आपको बीएड से रिलेटेड मास्टर से रिलेटेड कुछ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ भी देख सकते हो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो। बाकी अच्छे से पढ़िए, आपका अच्छा एग्ज़ाम हो। ऑल द बेस्ट इन एडवांस एंड थैंक यू सो मच।